हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे इस सेशन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मोटार्स के बारे में। तो देखो सर, स्पेशल टाइप ऑफ मोटार क्या होता है कि जो स्पेशल जगह पर काम आएगा, ठीक है, स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर पर्पज है उसको सर्व करेगा। बिल्कुल। तो सर ये स्पेशल पर्पज आप लोगों का क्या क्या हो सकता है, किस तरह से स्पेशल मोटार्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, इसके बारे में सर जरा सा बता देते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो आप लोग कि जो जनरल कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि आपने एक दीवार बना दी जिसकी स्ट्रेंथ आपको कॉमनली चाहिए। जैसे मान लो आप लोग अपने लिए एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप लोग उठा के लेके आए, उस बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कोई स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट नहीं देना। जैसे आप लोगों को बिल्डिंग चाहिए, जैसा नॉर्मल सब लोगों के घर बनते हैं वैसे आप लोगों ने अपना घर बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक पर्पज आ जाए या कोई एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट आपको देने की बारी आ जाए, तो फिर उस जगह पे आप लोग यहाँ पर स्पेशल मोटार्स का यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ऑयल वेल का ले लो। जैसे मान लो ऑयल वेल से ऑयल आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ना सीमेंट स्लरी की जरूरत पड़ेगी। देखो, आपको यहाँ पर मोटार की जरूरत पड़ेगी। वो मोटार कहाँ काम आएगा, अभी आप लोगों को पहले डायग्राम से दिखा देता हूँ। देखो, ये डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पर रख रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता है इसको, है ना। देखो ये डायग्राम, ठीक है। देखो, जब मैं इस ऑयल वेल से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कराने की सोचूंगा, जब मैं इस ऑयल वेल से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कराने की सोचूंगा, तो देखो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ये सोइल की फॉर्मेशन है, यहाँ से ऑयल से आप लोग बनाने की सोचेंगे, तो यहाँ पर ना आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा ताकि ऑयल जो है इधर उधर किसी कैविटी के थ्रू भाग नहीं जाए, है ना, एक प्रॉपर तरीके से। देखो कोई भी जगह है ना, यहाँ से ऑयल हो सकता है मे बी इस रॉक के अंदर यहाँ पर हो सकता है कि परमिएबल लेयर हो, ऑयल इधर निकल जाए उधर निकल जाए, है ना, या साथ के साथ कोई कैविटी कोई फिशर आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना आप इन सबसे बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सीमेंट से कंस्ट्रक्शन करा देते हैं। कंस्ट्रक्शन करा के फिर आप पूरा ऑयल आप लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा देंगे। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो इस पर्पज के लिए। अब यहाँ पर चूंकि ऑयल जो है आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि ऊपर मिल गया, है ना, जमीन के अंदर बिल्कुल नीचे है। आप जमीन में जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का मोटार चाहिए होगा, जो मोटार आप लोगों का बहुत ही हाई टेम्परेचर अप टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर झेल सके। अब नॉर्मल मोटार हमारा ये तो पर्टिकुलर पर्पस तो सर्व कर नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर आपको स्पेशल तरह के मोटार्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड तरह का, अब जैसे एक्सरेज है आप लोग, है ना, एक्सरे कैबिनेट आप लोग बनाते हैं, तो एक्सरेज है ना, आप लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जो नॉर्मल कवरिंग होती है ना, जो नॉर्मल तरीके से अगर आप कोई भी नॉर्मल सीमेंट का प्लास्टर कर दो एक्सरे कैबिनेट्स के अंदर, तो वहां पर जो एक्सरेज की वजह से भी ना आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और उस तरह का प्लास्टर या उस तरह का सीमेंट या उस तरह का कंक्रीटिंग आप लोगों की बच नहीं पाती। तो प्रोटेक्टिव लेयर के लिए आप लोग एक्सरेज से बचने के लिए भी आप लोग क्या करेंगे, एक्सरे कैबिनेट्स के अंदर भी आप लोग यहाँ पर अलग तरह का मोटार आप लोग लगा देंगे। नेक्स्ट और कौन सा पर्पस हो सकता है, देखो पहला पर्पस, दूसरा पर्पस, सेकंड, दो एग्जांपल होगा, तीसरा एग्जांपल और देख लो कि हो सकता है किसी जगह पे आपको यहाँ पर साउंड एब्जॉर्बिंग तरह का आप लोगों को एक पर्टिकुलर घर बनाना है। अब देखो, नॉर्मल जो आप लोगों ने जनरल कंस्ट्रक्शन आपने अपने घरों का देखा होगा, उसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि हमने स्पेशल तरह से कोई साउंड प्रूफिंग के लिए कोई अलग से काम किया हुआ, नहीं किया हुआ ना, नहीं किया हुआ। इस पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करने के लिए कि सर साउंड प्रूफिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए, थोड़ा सा वेल मेंटेन तरीके से हो जाए, आप लोग यहाँ पर साउंड प्रूफिंग मोटार्स को आप लोग यहाँ पर आपके काम में आएंगे, है ना। तो इस तरह के काफी सारे मोटार्स हैं, स्पेशल तरह के। किसी जगह पे मान लो फर्नेसेस वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो, मान लो कोई भट्टियां जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर है, ओवन्स वगैरह है, वहां पर आप लोगों को मोटार से काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो नॉर्मल मोटार वहां पर नहीं झेल पाएगा उतना टेम्परेचर, तो उसके लिए अलग तरह का मोटार आप लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो इन तरह के जो मोटार्स हैं इनको स्पेशल मोटार्स कहते हैं। ये हर जगह काम में नहीं आते, तो जनरल जो मोटार्स हैं उनसे इनका कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जो पर्पज रहता है उस पर्पज के हिसाब से हम यहाँ पर हमारे जो मोटार है उसके अंदर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और मॉडिफिकेशन करके जो रिजल्टेंट मोटार निकलता है उस मोटार को आप लोग यहाँ पर स्पेशल टाइप का मोटार बोल देते हैं। सबसे पहले तरह का अगर यहाँ पे मैं मोटार की बात करूँ, तो सबसे पहला आपका नाम जो आएगा वो आएगा फायर रेजिस्टिंग मोटार। देखो ये है, तो पहले इसी को लिखा दें क्या, इसी को लिख देते हैं। देखो सबसे पहले तरह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैकिंग मोटार। चूंकि यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, तो पैकिंग मोटार को ही हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर कर लेना है। पैकिंग मोटार जो है ऑयल वेल्स के अंदर काम में आता है। ऑयल वेल्स के अंदर हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाए, इस तरह का मोटार आपको चाहिए। देखो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए वो भी देखो। देखो आपको यहाँ पर चाहिए कि सर देखो, अब नीचे जाके ऐसा तो है नहीं किसी आदमी को नीचे भेजोगे नीचे जाके ये पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना।
तो मोटार आप लोग का ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहली बात तो जो है जिसका सेटिंग टाइम इतना प्रॉपर रहे कि वो हायर टेम्परेचर में कॉन्टैक्ट में आने, देखो यहाँ पर हायर टेम्परेचर है तो ऐसा होना चाहिए जो कि पहली बात तो खुद को सेल्फली कॉम्पैक्ट कर दे, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दे, क्योंकि ऊपर से आप कॉम्पैक्शन करने नहीं जा रहे हो, सेल्फ कॉम्पैक्शन इसका बहुत अच्छा हो। सेकंड बात, इसका सेटिंग टाइम अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, वाटर से रेजिस्टेंस भी अच्छी हो, ताकि ऐसा नहीं कि साइड से पानी वगैरह या ऑयल वगैरह जो है कैसे भी करके पेनिट्रेशन कर जाए, है ना, ये भी बढ़िया अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो है वाटर प्रूफ आप लोगों का यहाँ पर पर्टिकुलर होना चाहिए, और ये किसी भी क्रैक्स वगैरह को आपको भरने के लिए सफिशिएंट तरीके से स्ट्रेंथ दे दे, यानी कि प्रॉपर अगर कहीं पे प्लग वगैरह, जैसे मान लो इस फॉर्मेशन में यहाँ पर कोई क्रैक वगैरह आ रखा था पहले, है ना, इसको सीमेंट वाले इसको भरने से पहले यहाँ पर कोई क्रैक वगैरह आ रहा है तो क्रैक वगैरह को प्रॉपर तरीके से फॉर्म कर दे। इस तरह की कुछ एबिलिटीज आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, है ना। और मान लो अगर ऐसा है कि मान लो ग्राउंड वाटर नीचे से ऊपर आके ऑयल में मिलने वाला है, तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को भी ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं कि ग्राउंड वाटर से भी आप लोगों को यहाँ पर जो है बचाव आप लोग का होता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी तरह के मोटार्स आप लोगों को यहाँ पर मोटार के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों का होना चाहिए। और ऑब्वियस बात है होमोजीनिटी की बात करूं तो होमोजीनियस इस तरह का मोटार आपका होना चाहिए, बिल्कुल। हालांकि देखो होता नहीं है, देखो प्रॉपर होमोजीनेट नहीं होता, लेकिन आप हाईली होमोजीनिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि आप लोग देखें तो जो आप लोग जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सारी प्रॉपर्टी सेम मानते हैं वो आप लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टू पेक oil wells, to pack oil wells, special motors possessing the properties of high homogeneity, water resistance, predetermined setting time, ability to form solid waterproof plugs in cracks, यानी कि जो है वाटरप्रूफ तरीके से जॉइंट बना दे प्रॉपर ना, इन वॉइड्स या क्रैक्स इन रॉक, है ना, जो पत्थर में जहां भी आप लोग केविटी दिखे उसको प्रॉपरली फिल कर दे, कॉमा रेजिस्टेंट टू सबसोइल वाटर, सबसोइल वाटर का मतलब ग्राउंड वाटर से भी आप लोगों को यहाँ पर ये रेजिस्ट कर पाए। साथ के साथ ही अगर मान लो कोई सीपेज प्रेशर लग रहा है तो उसकी वजह से भी मेरा कंक्रीट खराब नहीं होना चाहिए। प्रेशर भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर ना, जो भी पर्टिकुलर प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, प्रेशर को भी रजिस्ट कर दे, एटसेट्रा हैव टू बी फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी एबिलिटीज आप लोगों के पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर ऑयल व्हील के अंदर इसको यूज करेंगे। देख लो आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रॉपर आप लोगों ने कैसिंग करी हुई है, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, ये सीमेंट को आप लोगों ने यहाँ पर इसको डाल के प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इसको पैक कर दिया, है ना, ठीक है। तो दिस इज द पैकिंग मोटर। बढ़े आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, पैकिंग मोटर के बाद सेकंड नंबर पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड नंबर पे नंबर 2 फायर रेजिस्टिंग मोटर। फायर रेजिस्टिंग मोटर्स, अच्छा देखो फायर रेजिस्टिंग मोटर्स के अंदर क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पर जब ब्रिक्स पढ़ते हैं तो ब्रिक के अंदर एक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का हमने यहाँ पर नाम सुना है, या फायर ब्रिक का हम लोगों ने यहाँ पर नाम सुना है, बिल्कुल।
फायर ब्रिक क्या है? इस तरह की ब्रिक है जिसको आप लोग जनरल कंस्ट्रक्शन में काम में नहीं लेते, बल्कि उस जगह पे काम में लेते हैं जहां पर हायर टेम्परेचर आप लोग को यहाँ पर रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करें कि हम लोग अगर इसी तरह की जो ब्रिक है, इसी तरह की जो फायर ब्रिक है, इनका अगर हम पाउडर यूज कर लें, इन लोगों का पाउडर यूज कर ले हम लोग किसके अंदर, सीमेंट के साथ साथ, तो आप लोग कैसी बन जाएगी? फायर रेजिस्टिंग मोटार बन जाएगा। यानी सीधी बात से जो हम फाइन एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं ना एज अ सैंड, उसकी जगह हम लोग उस ब्रिक का चूरा यूज कर ले। अब चूंकि चूरा आपका फायर रेजिस्टिंग अच्छी खासी देता है, तो यहाँ सीमेंट के साथ मिलके आप लोग को यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाएगा, अच्छी खासा आप लोग को यहाँ पर फायर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ नॉर्मल तरह का सीमेंट काम में नहीं आएगा, यहाँ स्पेशल तरह का सीमेंट काम आएगा, जो आप लोग का एल्यूमिनियम सीमेंट आप लोगों का कहलाएगा। एल्यूमिनियम सीमेंट का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को आप लोग यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आप लोगों को पहले ही मेंशन करा चुका हूँ कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे जो भी केमिकल अटैक्स वगैरह हैं, उसके अलावा इसकी जो रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन है वो कंपेयर टू ओपीसी 20% हायर है ऑन द डे वन ऑल। फर्स्ट डे ही आप लोगों को यहाँ पर 20% ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। तो ओवर टाइम तो आप लोग देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की निकल के आती है। इसीलिए जब इसको बनाते हैं तो इसको बनाने में फायर रेजिस्टिंग मोटार्स, तो इसको बनाने में आप लोग जो सीमेंट यूज करते हैं वो याद रखना एल्यूमिनियम सीमेंट यूज करते हैं ना, एल्यूमिनियम सीमेंट यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, मैंने एग्जांपल बता दिया, प्लस क्रश्ड पाउडर आप लोग यहां पर मिला देते हैं, क्रश्ड पाउडर मिला देते हैं ऑफ फायर ब्रिक, ऑफ फायर ब्रिक। फायर ब्रिक इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टर ब्रिक, जो कि एक स्पेशल तरह की ब्रिक है जो हमने यहाँ पर ब्रिक्स वाले चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अब से इसका यूज कहां करेंगे? तो यूज आप लोग यहाँ पर इसका बेसिकली करते हैं कहां पर, जैसे मान लो फर्नेसेस वगैरह के ऊपर लाइनिंग वगैरह करनी है ना, लाइनिंग वगैरह करनी है तो वहां पर बिल्कुल बेसिकली आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो लाइनिंग फर्नेसेस, लाइनिंग फर्नेसेस का मतलब यह है कि आप लोग ये समझे कि भट्टी के ऊपर आप लोग यहाँ पर प्लास्टर चढ़ा रहे हैं, बस्ती के आसपास वाली एरिया पे आप प्लास्टर चढ़ा रहे हैं ना, तो वहां पर बिल्कुल बेसिकली आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लाइनिंग फर्नेसेस के अंदर जितने भी फायर प्लेसेस हैं वहां पर, है ना, साथ के साथ ही अगर बात करें तो ओवंस वगैरह के अंदर अगर कहीं पे काम आ रहा है तो बिल्कुल एटसेट्रा आप लोग समझ सकते हैं, है ना। अब बेसिक सर इनका रेशियो क्या रहता है? तो देखो इनका रेशियो वेरी कर सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक बेसिक रेशियो बताता हूं कि 1:2 में ये लोग पर्टिकुलरली आप लोग मिलाते हैं। बेसिकली आप लोग 1:2 में इन दोनों को आप लोग यहाँ पर मिलाते हैं। इतनी यूनिट यानी कि 1 यूनिट इसकी तो 2 यूनिट आप लोगों को फायर ब्रिक के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो नया सीमेंट बनेगा ये आपको फायर रेजिस्टिंग मोटार आप लोगों का बन जाएगा। सॉरी, नया सीमेंट मोटार जो बनेगा इसको कह लेंगे आप लोग यहाँ पर फायर रेजिस्टिंग मोटार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। थर्ड नंबर पे आता है आपका लाइट वेट मोटार, है ना, जिसको मैं यहाँ पर ऑलरेडी देखा जाए तो डिस्कस तो कर ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से देख लें। देखो, लाइट वेट मोटार ऐसे मोटार है जिनकी डेंसिटी, जिनकी बल्क डेंसिटी, है ना, डेंसिटी या फिर टू बी प्रिसाइज बल्क डेंसिटी लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि किलोमीटर पर मीटर क्यूब में मैं लिख रहा था वैल्यू, लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आप लोगों की नजर आई थी। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल सीमेंट लो, सीमेंट प्लस सेंट आप लोग मिला के, सीमेंट और सेंट और वुडन मिला के क्या बन जाता है? आपको मोटार बन जाता है। उसमें जो आप लोग यहाँ पर सैंड यूज कर रहे हैं वो सैंड ऐसी यूज करें जो कि लाइट वेट सैंड हो। लाइट वेट सैंड मतलब जैसे कि ऐसी सैंड जो कि जैसे मान लो प्यूमाइस स्टोन से निकल के, प्यूमाइस स्टोन वो स्टोन है जो स्टोन देखा जाए तो पानी के ऊपर डाल दो ना पत्थर तैरने लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग इस तरह की चीजें यूज करोगे तो आप लोग लाइट वेट मोटार को आप लोग यहाँ पर बना पाएंगे। जैसे कि सीमेंट या लाइम मोटार के साथ, दोनों के साथ आप लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस आप लोग यहाँ पर लाइट वेट मोटार बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला, एक तो वो डाल ही सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या डाल सकते हैं? देखो, इसके अलावा देखो आप लोग सोडेस्ट डाल सकते हैं, है ना। देखो 2-3 चीजें मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ कि प्यूमाइस वगैरह का वो सब तो डाल ही सकते हो, इसके अलावा ये सारी चीजें भी डाल सकते हो। सोडेस्ट डाल सकते हो, वुड पाउडर डाल सकते हो, वुड पाउडर डाल सकते हो, एस्बेस्टोस भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, है ना।
साथ के साथ ही इसके अलावा अगर आपको जानना है तो जूट फाइबर भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, जूट फाइबर डाल सकते हैं और एटसेट्रा लिख देता हूं ना पीछे। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली काम में आ सकती है। अब देखो ये ना लाइट वेट मोटार ना दो तरह से काम कर देता है आप लोगों का। पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल सेल्फ वेट है या मैं बात करूं तो डेड वेट है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, वो घटा देता है। तो देखो रिड्यूस करता है, सबसे पहले तो रिड्यूस करता है डेड वेट, रिड्यूस करता है डेड वेट। और चूंकि आप लोगों ने यहाँ पर इन सब चीजों को काम में लिया है, सोडस्ट, वुड पाउडर, एस्बेस्टोस, जूट फाइबर, इन सब लोगों को, तो आपका लाइट वेट है ना, तो ये एक तरह से अगर आप जैसे एस्बेस्टोस को यूज कर लिया तो आप लोगों को क्या कर देगा, हीट के अगेंस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर रोक देगा। तो हीट प्रूफिंग भी कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है डेड लोड, यूजफुल हो सकता है आपका, यूजफुल हो सकता है इन हीट प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग भी कर देगा ये अगर आपने यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर यूज किया है तो। नेक्स्ट बात करो साउंड प्रूफिंग के अंदर भी आप लोगों का यहाँ पर ये काम में आ जाता है, ठीक है, क्लियर? बिल्कुल साउंड प्रूफ भी कर देगा। देखो लाइट वेट है ना, लाइट वेट है तो आप लोगों को साउंड भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखो। अगर मैं बात करूं सॉलिड, सॉलिड के थ्रू ना अगर आप लोग यहाँ पर बात करें साउंड की, तो आप सॉलिड के ऊपर अगर आप कोई चीज स्ट्राइक करोगे तो आवाज ज्यादा जल्दी पहुंचती है। यानी कि सॉलिड के थ्रू ना जो डेंस सॉलिड है उसके थ्रू अगर मैं बात करूं तो जो साउंड है, साउंड का प्रोपगेशन बहुत बिल्कुल तेजी से होता है रादर देन एयर। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना है तो किसी लोहे के ऊपर या लोहे की पटरी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब काम करते हुए देखो तो सुनना, जब वो लोग इस तरह से आप लोगों को हथौड़ा मारते हैं ना तो जो साउंड उसके थ्रू आया, किसके थ्रू, जो पटरी के थ्रू जो साउंड निकला पटरी के थ्रू, वो जल्दी सुनने को मिलता है और जो एयर के थ्रू आपके कानों तक पहुंचेगा वो लेट सुनने को मिलता है। इसलिए डबल बार आपको साउंड की आवाज सुनाई देती है ना। ये फॉर एन एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसीलिए आप लोग अगर यदि यहाँ पर इसको बिल्कुल डेंस सॉलिड रखेंगे तो जितना डेंस मामला रहेगा उतना जल्दी से आप लोग यहाँ पर देखो तो साउंड उधर से इधर आ जाएगा। लेकिन बीच में अगर आप कह दो कि एयर गैप्स भी हैं, क्योंकि लाइट वेट है, लाइट वेट है तो इसका मतलब बीच में एयर गैप है या बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर जो है साउंड प्रोपगेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर साउंड प्रूफिंग के अंदर बेटरली मदद मिल रही है। लेकिन इसके और भी पर्पस है काफी सारे, ये वाला पर्पस इसका मेन है, दिस इज द मेजर पर्पस फॉर दिस काइंड ऑफ मोटार, दिस इज द मेजर पर्पस। और इसके अलावा हीट प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग के अंदर भी ये एक तरह से बेटर माना गया है, ठीक है। चलो इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ साउंड प्रूफिंग मोटार, ठीक है, 4th नंबर पे देखो साउंड प्रूफिंग। अब देखो अब इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होना, इसमें हमारा जो सोनली जो हमारे पास यहाँ पर मोटो है ना साउंड प्रूफिंग के अंदर, अब साउंड प्रूफिंग मोटिव रहेगा। देखो लाइट वेट मोटार के अंदर जो हमारा मोटिव है वो मोटिव हमारे डेड वेट को कम करना है, या फिर आप लोग देखो तो ये आपके एक्स्ट्रा पर्पस जो है जो कि आप लोगों के सर्व हुआ है। लेकिन अगर साउंड प्रूफिंग के अंदर देखो तो साउंड प्रूफिंग मोटार आप लोग के वो मोटार्स हैं जो मोटार आप लोगों को यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रूफिंग के अंदर ही बेटरली आप लोगों ने यूज किया है। साउंड प्रूफिंग मोटार बनाने के लिए आपको लाइट वेट मोटार ही बनाना पड़ेगा, लेकिन पर्पस अलग है, तो पर्पस के हिसाब से यहाँ पर नाम दिया है सेम ही। लाइट वेट मोटार को ही आप लोग यहाँ पर सीधा उठा के यहाँ पर काम में ले सकते हैं या लिख सकते हैं, है ना। तो देखो तो यहाँ पर देखो आप लोग देख लें साउंड प्रूफिंग मोटार जो है ये आप लोगों का यहाँ पर कैसे बनेगा। देखो साउंड प्रूफिंग मोटार आप लोगों का सेम ही तरह से आप लोगों का यहाँ पर बनता है, जैसे कि आप लोग सीमेंट को यूज कर लें या लाइम को यूज कर लें, स्लैग को भी यूज कर सकते हैं, स्लैग सीमेंट है ना, स्लैग सीमेंट को यूज कर सकता है, जिप्सम को यूज कर सकता है, स्लैग सीमेंट है, दिस इज द स्लैग सीमेंट। और साथ के साथ ही आप लोगों को पोरस मटेरियल्स ही यूज करने पड़ेंगे। अब पोरस मटेरियल में सारे ही आ गए, पोरस मटेरियल है ना, जितने भी तरह के पोरस मटेरियल है तो सभी तरह के पोरस मटेरियल आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ में देखो ये भी यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, सॉडस्ट को, वुड पाउडर को, एस्बेस्टोस को, जूट फाइबर को, एटसेट्रा। और यहाँ पर इसमें भी लिख देता हूँ पोरस मटेरियल। देखो तो दोनों के दोनों बेसिकली सेम ही है, ठीक है। देखो पोरस मटेरियल्स यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया है ना। तो जो लाइट वेट मोटार है वो डेट इज द सेम एज दैट, बट यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एकमात्र डिफरेंस है, पर्पस के डिफरेंस है ना, कि अगर आपने डेड वेट को रिड्यूस करने के लिए किया है तो वो वाला मोटार हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर साउंड प्रूफिंग के लिए यूज करते हो साउंड प्रूफिंग मोटार। दिस इज द पर्पस के हिसाब से, बाकी मोटार सेम ही है। अगर आपको नहीं समझ आता तो देखो इसकी बल्क डेंसिटी है ना, तो बल्क डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी
वो आप लोगों को यहाँ पर इसकी भी 6 से लेके 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि वही लेस देन 15 ही मिल रही है। बिल्कुल, ये आपको जनरली देखने को मिल जाती है इस तरह की, है ना। अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को ना पीछे लिखा देता हूँ, ये पोरस मटेरियल्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। प्यूमाइस आ जाता है, प्यूमाइस आ जाते हैं, सिंडर्स भी आ जाते हैं आप लोगों के यहाँ पर, पोरस, बट दीज आर दी पोरस, पोरस, है ना। ठीक है, ये सारे भी है, ये सोडस्ट, वुड पाउडर, एस्बेस्टोस, जूट फाइबर, ये सब लोग यहाँ भी लिख देना आप लोग, है ना। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों के पर्पज, बस पर्पज के हिसाब से नाम चेंज किया है मैंने, है ना। बाकी है दोनों सेम ही, दोनों सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा नेक्स्ट टाइप का मोटर। यहाँ पर इसका पर्पज लिख देता हूँ कि टू रिड्यूस, इसका जो मेन पर्पज क्या है, टू रिड्यूस नॉइस लेवल, द साउंड absorbing plaster is formed using sound absorbing motor। क्लियर, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पर्पस अलग है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है आपका एक्सरे शील्डिंग मोटर। एक्सरे शील्डिंग मोटर, एक्सरे शील्डिंग मोटर। व्हाट इज द एक्सरे शील्डिंग मोटर? देखो एक्सरे जो है वो आप लोगों को यहां पर डैमेज कर देती है हमारे नॉर्मल मोटर को, या बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव होती है। दीज आर द डिस्ट्रक्टिव रेज फॉर द सीमेंट। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर नॉर्मल तरह का मोटर नहीं यूज करते हुए प्लास्टर के लिए, है ना, प्लास्टर बाहर का, तो आपने नॉर्मल तरीके से जनरल आपने वॉल बना ली, तो वॉल के ऊपर आप जनरल प्लास्टर नहीं करते हुए एक प्रोटेक्टिव लेयर आप लोग यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, स्पेशल मोटर बनाने के लिए आपको कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा, नॉर्मल तो नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो देखो इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो तो इसके अंदर ना आपको क्या करना है, देखो जनरली आप लोग सीमेंट को यूज करते ही हैं, है ना। बिल्कुल, सीमेंट के साथ आप लोग या तो हैवी रॉक्स को यूज करेंगे, क्योंकि सर देखो ऑब्वियस बात है, जहां पर मेरे को पता है डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर मैं एक हेवी टाइप का मोटर बनाऊंगा। तो दिस इज नथिंग बट द एक्सरे शील्डिंग मोटर इज अ काइंड ऑफ हैवी वेट मोटर, इज अ हैवी वेट मोटर। हैवी वेट मोटर को आप लोग यहां पर एक्सरे शील्डिंग मोटर के टर्म में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग सीमेंट के अंदर हैवी रॉक्स को मिला सकते हैं, या फिर मैं कह दूं कि जो भी जो रॉक से डिराइव जो छोटी छोटी सैंड से, मतलब आई मीन टू से हैवी रॉक्स का मतलब ऐसा नहीं पूरी पूरे पत्थर है, हैवी रॉक से जो डिराइव्ड सैंड रहेगी उसको आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सीमेंट के साथ। ठीक है, साथ के साथ ही अगर देखो आप लोगों को ये नहीं है, अगर आप लोगों को हैवी रॉक से आप लोगों को मतलब नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल याद रखने हैं वो है आपके एडमिक्सचर्स। देखो इसके अलावा आप लोग यहाँ पर इसमें एडमिक्सचर्स भी ऐड करते हैं। देखो पहली बात तो आप लोग हैवी रॉक्स को याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सरे शील्डिंग मोटर इज अ काइंड ऑफ हैवी वेट मोटर। ठीक है, इज द काइंड ऑफ हैवी वेट मोटर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो सीमेंट है, सीमेंट के साथ हैवी रॉक्स आप लोग यहाँ पर जनरली अंदाजे से समझ जाएंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर एडमिक्सचर्स भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं, है ना। ये एडमिक्सचर कौन से होंगे, एडमिक्सचर्स टू एनहेंस, कौन से वाले एडमिक्सचर, जो कि एनहेंस करेंगे प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, अब देखो ये नाम मैं आप लोगों को सामने कुछ लिख देता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन है, आप लोग यहां पर देखो हाइड्रोजन के अलावा लिथियम है, या फिर आप लोग देखो तो कैडमियम है। ये तीनों की प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी रहती है, आप लोग देखो तो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सरे ये बहुत अच्छी रहती है। तो आप यहां पर क्या करते हैं कि हैवी वेट टाइप का मोटर आप लोग यहां पर बना रहे हैं। अच्छा हैवी वेट मोटर है तो सर इसकी बल्क डेंसिटी कितनी रहती है, देखो इसकी बल्क डेंसिटी ना ज्यादा ही हेवी रहती है कुछ। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया कि 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब से ज्यादा जिसकी बल्क डेंसिटी रहेगी वो हैवी वेट मोटर आएंगे, लेकिन एक्सरे शील्डिंग मोटर की जो बल्क डेंसिटी ना आपको ग्रेटर देन 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के ऊपर की ही देखने को मिलेगी। कहां काम में आता है, यूज्ड
in plastering oblique coat in X-ray cabinet. X-ray cabinet, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पर देख लो, एक और लाइन लिख देता हूं कि दिस इज हैवी वेट टाइप ऑफ मोटर। अगर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब मूविंग ऑन टू योर लास्ट है आपका डैम प्रूफिंग मोटर। मेरे ख्याल से 50 या 6 नंबर का निकलेगा, है ना, देख लेना आप लोग, 6 नंबर का निकलेगा, है ना। तो देखो नेक्स्ट आता है डैम प्रूफिंग मोटर। अच्छा देखो, डैम प्रूफिंग मोटर के अंदर आप लोग क्या चीज चाहेंगे बेसिकली, तो हमें यहां पर एक ही प्रॉपर्टी को एनहांस करना है, दैट प्रॉपर्टी इज वाटर प्रूफिंग। वाटर से रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है या वाटर प्रूफिंग की जो आप लोगों को चीजें चाहिए वही आप लोगों को देखना है। डैम्पनेस को आपको रिमूव करना है, ऐसा मोटर आपको चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। देखा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि डीपीसी के अंदर हम लोग यहाँ पर सीमेंट को यूज करते हैं, कंक्रीट को यूज करते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डैम्पनेस को बहुत अच्छे तरीके से रजिस्ट कर सकता है आप लोगों का सीमेंट। अगर आप लोगों ने सिर्फ डैम्पनेस के लिए ही, डैम्पनेस से ही रोकने के लिए आपने एक स्पेशल तरह का मोटर अगर आपने बना दिया, इस तरह के मोटर को आप डैम प्रूफिंग मोटर आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो, तो इसके लिए आपको एक तो सीमेंट चाहिए, ठीक है। सीमेंट, लाइम नहीं लगेगा, पहले बता दूं, लाइम नहीं लगेगा, हाँ, लाइम नहीं लगेगा, सीमेंट चाहिए। सीमेंट के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वार्ट्ज सैंड को यूज करेंगे, क्वार्ट्ज सैंड को यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी सैंड दैट इज क्रश्ड फ्रॉम सॉलिड रॉक, एक पोरस रॉक नहीं, सॉलिड रॉक, या सॉलिड रॉक से जो आप लोगों ने सैंड क्रश करी है उनको आप लोग यूज करेंगे, क्योंकि इस तरह से आप लोग एक डेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहां पर जो है आप क्या कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग आप लोग या वाटर के पेनिट्रेशन को आप लोग रोक सकते हैं, है ना। तो देखो, तो इसका यूज क्या है, वाटर प्रूफ जॉइंट्स आर मेड, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये आप लोग के स्पेशल तरह के मोटर हो गए जो कि एक स्पेशल पर्पज या स्पेसिफिक पर्पज को आप लोग के यहाँ पर सर्व करते हैं। अब बात करते हैं आगे की तरफ, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फाइन एग्रीगेट के बारे में कि सर जो हम फाइन एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं, जैसे अलग अलग तरह के फाइन एग्रीगेट के मैंने नाम बता दिए, किसी जगह मैंने बोला ये वाला कर लो, कहीं ये वाला कर लो, कहीं ये वाला कर दो। तो जो आप बेसिकली जो भी आप लोग मोटर के अंदर जिस भी तरह का फाइन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, फाइन एग्रीगेट बीइंग यूज्ड इन मोटर। तो देखो नेक्स्ट है फाइन एग्रीगेट used in motor must possess following properties, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखो सबसे पहले कि आप लोग जो भी यूज करें, जिस भी तरह की आप लोग सैंड यूज करें, जैसे मैं तो सिर्फ लिख देता हूं कि क्वार्ट्ज सैंड आपको यूज करनी है, प्यूमाइस वाली सैंड यूज करनी है, लेकिन जो भी सैंड आप लोग यूज करें वो सैंड आपकी वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। अब देखो ये आप लोगों को यहाँ पर मोटर के अंदर फाइन एग्रीगेट की मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज है कि एग्रीगेट किस तरह की होनी चाहिए, नाम नहीं बोल रहा, अब नाम के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से, जितनी ज्यादा वेल ग्रेडेड रहेगी उतनी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर डेंसनेस मिलेगी। क्योंकि देखो वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। वेल ग्रेडेड का मतलब आप लोग सिंपल शब्दों में आप लोग ये समझें, वैसे तो आपने सोइल के अंदर पढ़ा रखा है, लेकिन वैसे सिंपल शब्दों के अंदर जो समझाने की कोशिश करो वो सिर्फ ये है कि उसके अंदर सभी तरह के पार्टिकल मौजूद होने चाहिए। यानी कि सर देखो थोड़े से बड़े पार्टिकल भी हो और इन बड़े वाले पार्टिकल के बीच में गैप को फिल करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो, है ना, ठीक है, ताकि क्या करें प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों का यहाँ पर डेंस बन जाए। अगर मान लो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इसको बोलते हैं, देखो दिस इज द वेल ग्रेडेड, दिस इज द वेल ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड आप लोग बोलते हैं कि जैसे कि मान लो इसी एक ही साइज के मटेरियल सारे मौजूद हैं, इसमें ना ये वॉइड्स खाली रह जाता है, वॉइड्स खाली रह जाते हैं, जबकि इसके अंदर कंपैरेटिवली वॉइड्स जो रहते हैं बहुत ही कम रहता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वॉइड्स अगर ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर जो भी पानी रहेगा वो आप लोगों को यहाँ से पास कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो वाटर रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी खराब हो जाती है। दूसरी बात, डेंस आप लोगों का नहीं बनता इस तरह का कंक्रीट, क्योंकि देखो सभी तरह के पार्टिकल साइज मौजूद है, तो अरेंज होके हुए बड़े वाले पार्टिकल के बीच में थोड़े छोटे पार्टिकल इस तरह से कुछ फिट होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो फिट होते हुए आप लोगों का इस तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो ये वेल ग्रेडेड है एंड दिस इज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के अंदर ज्यादा आप लोग देखो तो इसके अंदर ज्यादा वॉइड्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ज्यादा वॉइड वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लेस वॉइड वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिखा देता हूं कि फाइन एग्रीगेट शुड बी, कौन सा ग्रेडेड होना चाहिए? शुड बी वेल ग्रेडेड। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड है कि सर फाइन एग्रीगेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर पानी डालूं, पानी डालते ही वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैंने बोला कि सर पानी अगर मैं डालूंगा तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सीमेंट करना चाहिए। आपका इस तरह का कोई भी फाइन एग्रीगेट यूज नहीं करना है जिसके अंदर पानी डाले और वो केमिकल रिएक्शन कर दे, क्योंकि हमारे पास हमको जो बॉक्स कंपाउंड चाहिए वो बॉक्स कंपाउंड आप लोगों के यहाँ पर सीमेंट से आने वाले हैं। जो बॉक्स कंपाउंड जो हमारे यूटिलाइज आने वाले हैं वो सीमेंट के थ्रू आने वाले हैं, ना कि सैंड के थ्रू। तो सैंड आप लोगों की किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सैंड में ऐसा कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए जो केमिकली एक्टिव हो। ठीक है, क्लियर है? तो केमिकली इनर्ट होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पर कौन? सैंड। सैंड के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास क्या पता है अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, क्या करेगा, वो बर्बाद कर देगा सब कुछ, है ना। ठीक है, देखो तो सेकंड बात क्या है कि फाइन एग्रीगेट मस्ट बी केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट। सर केमिकली इनर्ट है तो सर फायदा है, बिल्कुल फायदा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ सीमेंट को आप लोग यहाँ पर मान लो कि मेरे को एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर मेरे को सीमेंट लगाना है ना, इस वॉल के ऊपर मेरे को यहाँ पर याद है प्लास्टरिंग करनी है। प्लास्टरिंग के लिए आपने सिर्फ सीमेंट और यहाँ पर पानी को यूज किया बिना सैंड के या बिना किसी फाइन एग्रीगेट के, तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट का सीमेंट लगेगा। पहली बात तो ये कंडीशन थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। दूसरी बात क्या है, सीमेंट की हाइड्रेशन रेट बहुत ज्यादा रहती है, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट की निकलेगी, यहाँ पर क्रैक्स से क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे जब इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का पेस्ट अप्लाई कर दोगे। इसलिए प्लास्टरिंग के लिए हमने एक और कंपोनेंट ऐड किया, दैट इज द फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट आप लोगों को क्या करता है, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड आपने डाला तो सैंड है ना, पता है उस सीमेंट के वॉल्यूम को, जो पहले इतना सीमेंट लग रहा था अब वो इतना ही लगेगा और इतना आप लोगों ने सैंड उसमें मिला दिया, तो वॉल्यूम को बढ़ाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ के अंदर हमारे सैंड का बिल्कुल भी रोल नहीं है, 1% रोल नहीं है ना, बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना, लेकिन बल्क करने के काम में आ जाती है। दूसरी बात क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर देती है। जो हाइड्रेशन है वो तो सिर्फ सीमेंट से निकलेगी, पहले इतना सीमेंट यूज कर रहे थे, अब इतना सा सीमेंट यूज कर रहे हो, बाकी इतनी सैंड डाल दे रहे हो। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते, तो ये काम आप लोगों की आती। तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम है आप लोगों का फाइन एग्रीगेट का। तो सिर्फ वॉल्यूम ही इंक्रीज करना है तो सुर्खी भी काम में ले सकते हैं हम लोग, सैंड भी काम में ले सकते हैं। मैंने दोनों का ही एग्जांपल दे रहा हूं, फाइन एग्रीगेट इसलिए ब्रॉड टर्म मैंने आपको लिखा दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ाना है आप लोग, किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं है, आपको स्ट्रेंथ सीमेंट ही देने वाला है ना, इसका कोई रोल नहीं है। तो कोई तरह ही केमिकली रिएक्शन आप लोग का नहीं करना चाहिए फाइन एग्रीगेट। थर्ड नंबर में it should free from what? It should free from organic matter and organic matter को organic matter लिख देता हूँ, it should free from organic matter and vegetated matter देखो आज नहीं तो कल आप लोग एक बात तो समझे ही सही कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर मान लो आपने सैंड के साथ इसको भी लेके सीमेंट के अंदर मिला दिया, तो एक टाइम बाद ये तो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड होने के बाद वो जो वॉइड बचेगा, उस वॉइड का क्या करेंगे, या वो जो क्रैक आएगा उसका क्या करेंगे, है ना। तो आप लोग को ये समझना है, इसलिए आपको वेजिटेटेड मैटर या जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उन सबको फ्री कर देना है पहले ही सैंड से, क्योंकि देखो ये सब डिकम्पोज हो जाने वाले हैं, और जो चीज डिकम्पोज हो जाएगी
ऑलरेडी अगर यदि उससे मैंने यहाँ पर कोई ब्लॉक बनाया हुआ है तो उसके अंदर वो जब जैसे डिकम्पोज होगी वैसे के वैसे आप लोगों को यहाँ पर वहां पर वॉइड छोड़ के जाएगी, और वॉइड छोड़ के जाएगी तो क्या करेगा आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ क्या होगा, स्टेबिलिटी का हालत खराब। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनिक और जितने भी वेजिटेटेड मैटर है उससे फ्री आप लोगों को सैंड यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड फ्री फ्रॉम सॉल्ट ऑल्सो, फ्री फ्रॉम सॉल्ट ऑल्सो, है ना। यहां पर जो है एफ्लुएंस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एफ्लुएंस करके आप लोग यहां पर एफ्लुएंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। और एफ्लुएंस जो है बहुत ही बड़ी दिक्कत है। एफ्लुएंस क्या होता है, देखो अगर मान लो साल्ट जो है वो आप लोगों का मौजूद है इसके अंदर, किसके अंदर, इस पर्टिकुलर फाइन एग्रीगेट के अंदर सॉल्ट मौजूद है। सोल्ट क्या करते हैं, सोल्ट ना मॉइस्चर में खींच लेते हैं। जैसे मान लो थोड़ा बहुत भी पानी आपको देखने को मिलेगा ना, तो उस पानी से मॉइस्चर को खींच लेते हैं। फिर बाद में उस पानी को क्या कर देते हैं, बाद में जब सूखने लगता है तो बाद में ये उगल देते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली कि वॉल के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस देखे होंगे वॉल के ऊपर ना, कि वॉल के ऊपर सफेद सफेद धब्बे बढ़ गए, है ना। वो इसीलिए है क्योंकि इन पर्टिकुलर सॉल्ट्स ने पहले मॉइस्चर को ले लिया, जब मैं इनको मॉइस्चर मिला तब अब्सॉर्ब कर लिया। जब इवापोरेशन की बारी आई, जब बाद में टेम्परेचर ज्यादा राइज हुआ, जब ह्यूमिडिटी या पानी जब खत्म हुआ, तो बाद में क्या करते हैं, उसी पानी के साथ क्या करते हैं, खुद ही बाहर आ जाते हैं सरफेस से, और जो है एस्थेटिक को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं ये लोग, है ना। ठीक है, एस्थेटिक अपीयरेंस को बहुत बिल्कुल बर्बाद कर देता है। और बाकी जो है एफ्लुएंस के अंदर आप लोग इसको ज्यादा डिटेल में समझना। ठीक है, व्हाइट पैचेस देखे होंगे वॉल के ऊपर, वो तो इन सब चीजों से आप लोगों को बिल्कुल ये सब तो चाहिए फाइन एग्रीगेट जो यूज करो उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड मोटर। नाउ क्वालिटी ऑफ अ गुड मोटर। अब मोटार की सर अच्छी क्वालिटीज बताओ, मोटार किस तरह की क्वालिटी का होना चाहिए। देखो सबसे पहली तो क्वालिटी क्या है, सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि सर मोटार को काम में क्या ले रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर वॉल बना रहा हूं तो दो इंडों को जोड़ने के लिए काम में ले रहा हूं, तो इसका मतलब है इसकी एडहेशन की प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। सर ऐसा है कि सर जिस चीज को चिपका रहे हो उससे जैसे भी आप लोग इसको बाइंडिंग कर रहे हो वो प्रॉपर बाइंडिंग हो जानी चाहिए, है ना। यानी कि दो ईंटों को जोड़ रहे हो तो ईंट बढ़िया प्रॉपर तरीके से जुड़ जानी चाहिए, है ना। ठीक है, पहली बात इट शुड बी कैपेबल ऑफ गुड एडहेशन, कि इसकी एडहेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे पहले बहुत अच्छी रहनी चाहिए। सेकंड बात, सेकंड चीज क्या है कि सर देखो जो स्ट्रेसेस डेवलपमेंट है, जितना आप लोग यहाँ पर स्ट्रेस चाहते हैं इस किसी पर्टिकुलर मोटार के अंदर उतना ही आए। देखो ज्यादा अमाउंट का भी नहीं, कम अमाउंट का भी नहीं, जो स्ट्रेस है, जो गुड अमाउंट का स्ट्रेस है वो आप लोगों को जनरेट करते हैं, यानी कि अच्छी खासी ये क्या करते हैं, लोड को रेजिस्ट कर ले। लोड का रेजिस्टेंस में यहाँ पर स्ट्रेस के टर्म में आप लोगों को लिखा देता हूं, क्योंकि बुक्स के अंदर और आपको डेफिनेशन के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रेसेस है उसमें प्रॉपर डेवलप होने चाहिए। नेक्स्ट है कि सर सस्ता पड़ना चाहिए। ठीक है, अगली बात ज्यादा चलना चाहिए, है ना। तो ये करके कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग पहले इतनी देख लेते हैं, फिर अगली भी आप लोगों को बताता हुआ चला जाऊंगा। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली क्वालिटी तो क्या है कि सर देखो इट शुड बी कैपेबल of developing good adhesion with other building components. Clear है? बिल्कुल। सेकंड पॉइंट, सेकंड है it should be capable of developing desired stress, यानी कि लोड रेजिस्टेंस, इसका जो भी डिजायर्ड आप लोगों को लोड रेजिस्टेंस चाहिए वो उतना होना चाहिए। देखो दो चीजें होती है, पहली चीज तो क्या है कि सर देखो एक तो आप लोगों ने ब्रिक लगाई है, एक आपने मोटार लगाया। देखो एक ब्रिक लगाई है, एक आप लोगों ने मोटार लगाया हुआ है। दो चीजें अच्छे से समझ लो आप लोग, है ना। एक आप लोगों ने ब्रिक लगाई है, एक साथ में मोटार लगाया हुआ है। तो देखो
आप लोग ब्रिक लेके आए अपने हिसाब से, ठीक है। अब आप लोग ब्रिक ब्रिक खरीद लाए मार्केट से, जो भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से। अब ना मोटार को आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब मोटार को आप लोग बना रहे हैं, तो सबसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए इसमें से, ब्रिक की स्ट्रेंथ ज्यादा रहे कि मोटार की स्ट्रेंथ ज्यादा रहे, ये आपको बताना है, या दोनों की बराबर बनाओ। तो एक अच्छी बॉन्डिंग तो उसको कहेंगे जिसमें आपको ब्रिक की और साथ के साथ ही जो मोटार है इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर मिले। एक अच्छे तरह का मोटार उसको बोलेंगे, या अच्छे तरीके का बॉन्डिंग आप लोग तब बोलेंगे जब ब्रिक की स्ट्रेंथ और मोटार की स्ट्रेंथ आप लोग बराबर लेके चलें, ताकि जब फेलियर हो तो दोनों के दोनों साथ फेल हो जाए, मेरी किसी तरह का मटेरियल का नुकसान नहीं लगे। अब देखो ऑब्वियस बात है, सीधी सी बात है, फुल्ली यूटिलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पर, इन दोनों के लोड का फुल्ली यूटिलाइजेशन है। अगर फेलियर होना हो तो दोनों का साथ साथ ही फेलियर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड बात क्या है कि अगर मान लो ब्रिक बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ के लिए है, हाई स्ट्रेंथ के लिए है, मोटर आपने कम क्वालिटी का लगाया, तो पहले मोटर जाएगा, ठीक है, तो और ब्रिक आप लोग यहाँ पर रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, ब्रिक आप लोग लाए थर्ड क्लास, मोटर बना लो अच्छी क्वालिटी का, मोटर बना लो अच्छी क्वालिटी का, पहले ब्रिक क्रश हो गई और बाद में मोटर रहेगी। इन तीनों के अंदर जो सबसे गंदी कंडीशन है वो यही हो सकती है कि ब्रिक आप लोगों की क्रश हो जाए और मोटर आप लोगों का यहाँ पर क्रश नहीं हो, क्योंकि देखो मोटर आप लोगों ने बाद में बनाया, ब्रिक तो आप लोग पहले खरीद के लेके आए थे। तो आप लोग इस कुल मिला के ऐसा समझो कि अगर ब्रिक ही क्रश हो गई, मेजर कंपोनेंट मैशनरी के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर ब्रिक मैशनरी के अंदर मैं मेजरली बात करूं आपसे, तो मेन कंपोनेंट ही ब्रिक है। अगर यदि आप ब्रिक को ही तोड़ दे रहे हो, ब्रिक ही आप लोगों की क्रश हो जा रही है, तो मोटार की ज्यादा क्वालिटी का होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। तो हमेशा आप लोग अगर एक गुड तरह की बॉन्डिंग चाहते हो, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हो, तो अच्छी बॉन्डिंग तब कहलाएगी जब मोटार की स्ट्रेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम उतनी हो सकती है जितनी इसकी है। और जो सबसे बेस्ट तरीके का वो ये है कि मोटार की और इस दोनों की स्ट्रेंथ सेम रहे, है ना, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी जो स्ट्रेंथ है दोनों के दोनों इक्वल निकल के आए। ये सबसे बेस्ट तरह की बॉन्डिंग आप लोगों की हो सकती है ना। अदर वाले केस में अगर आप ब्रिक मैशनरी के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी ना ब्रिक की स्ट्रेंथ, तो ब्रिक कभी क्रश नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ब्रिक कभी क्रश नहीं होनी चाहिए। ब्रिक क्रश हुई तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आप लोग, है ना। और या फिर या तो देखो इसकी या तो इक्वल हो सकती है, या फिर आप लोगों की इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो सकती है रादर देन दिस, क्योंकि आप लोगों का ये ना ज्यादा महंगा पड़ता है भाई, मोटार बनाना ज्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो मोटार अपन हाई क्वालिटी का कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च होता है मोटार बनाने में रादर देन ब्रिक खरीदने में, ठीक है। तो अगर आप ब्रिक ही कम क्वालिटी के लेके आए हो, ब्रिक ही कम लोड रेजिस्ट कर लेके आए हो, इसका मतलब क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर ये कहता है या ये शो करता है कि आपको कम ही लोड आपको रेजिस्ट करवाना था, तो इसीलिए आप मोटार उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर बना सकती है और उससे थोड़ा सा कम बनाओगे, है ना। सबसे बढ़िया तो ये माना जाएगा इक्वल वाला, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। दोनों की स्ट्रेंथ आपकी इक्वल होनी चाहिए मोटार, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। ये मैंने आप लोगों को लिखा दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखें, थर्ड पॉइंट है it should be cheap and durable। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, वाटर पेनिट्रेशन वाला लिख दूं, वाटर पेनिट्रेशन वाला लिख दूं। देखो इस तो बताने की भी जरूरत नहीं है ना, देखो कि it should be capable of resisting penetration of water। penetration of water। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, है ना, फिफ्थ। देखो नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे कि it should be workable also, है ना। देखो ऐसा नहीं है कि सर देखो आप लोग मोटार बनाया, पानी डाला, काम नहीं कर पा रहे उससे, है ना, हार्ड तरीके का हो गया हाथ हुआ, है ना। वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए मोटार, इतना होना चाहिए कि उसको इजी तरीके से आप लोग प्लेस कर पाए, कॉम्पैक्ट कर पाए, उसके साथ आप काम कर पाए, उसको हैंडल कर पाए इजीली, है ना। इतना आप लोगों को प्लास्टिक तो एटलीस्ट इतना प्लास्टिक तो आप लोग स्टेज में आप लोग कम से कम मोटार को रखेंगे ही रखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर पॉइंट हो गए 5 पॉइंट। छठा पॉइंट भी है अभी हमारे पास, है ना, 6 पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट देखो आप लोग यहाँ पर कि इट शुड नॉट अफेक्ट, कि मोटार ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट के साथ आप लोगों को यहाँ पर जैसे जैसे लगाते जाओ, जैसे मान लो जैसे दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट के साथ जैसे कांटेक्ट में आया वैसे वैसे आप लोगों का खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो यानी कि देखो अब मान लो आप यहाँ पर फर्नेसेस के ऊपर काम कर रहे हो,
तो आप नॉर्मल मोटार को यूज नहीं करें। तो क्वालिटी ऑफ मोटार कैसी होनी चाहिए वहां पर कि सर जैसे ही मैंने फर्नेसेस पे लगाया वैसे खराब ना हो, यानी कि उस जगह पे मैं फायर मोटार को यूज करूंगा, फायर मोटार, या फिर मैं यहाँ पर बोल दूं आप लोगों से यहाँ पर फायर रेजिस्टिंग मोटार को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, एक्सरे कैबिनेट्स के अंदर मैं नॉर्मल प्लास्टिक नहीं लगाऊंगा, तो उस तरह पे वो क्वालिटी चाहिए मेरे को यहाँ पर जो एक्सरेज को आप लोगों को यहाँ पर रोक सके, प्रॉपर तरीके से उसके साथ डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों का नेक्स्ट है कि इट शुड नॉट अफेक्ट या इट शुड not affect building component, it should not affect building component when comes in contact with it। ठीक है, नेक्स्ट 6-7 नंबर पे है ना, देखो द joints formed, 7 तो लास्ट है ना, देखो ये तो मेरे ख्याल से लिखाने की जरूरत भी नहीं है। द joints formed by motor should not develop cracks easily, and they should serve their purpose for long period, है ना। अब देखो मैंने पता ये क्यों नहीं बोला आप लोगों से, है ना, एक वर्ड लिखूंगा मैं इसके पीछे ना, ब्रेकेट में, ये कुछ नहीं ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा है, खत्म कर, है ना। इस पूरे वाले सेंटेंस का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। देखो तो जॉइंट आप लोगों ने इस पर्टिकुलर मोटार से बनाए हैं, उनके अंदर इजीली क्रैक ना पड़े। सेकंड बात क्या है कि वो अपना पर्पस को लंबे समय तक आप लोगों को यहाँ पर सर्व करे, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर पर्पस से आप लोगों ने मोटार लगाया वो अपना पर्पस को प्रॉपर तरीके से सर्व करे। दैट मींस द मोटार शुड बी ड्यूरेबल। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं क्वालिटी ऑफ मोटार तक सारा मामला। अब यहाँ पर देखो जो अगला मामला चलेगा ना, वो टेस्ट के ऊपर चलेगा कि कितने तरह के टेस्ट होते हैं हमारे मोटार के। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।